संवेदनशीलता और जोखिम आकलन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अग्रणीय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आपदाओं का समयोपरि विश्लेषण करने और उन कारणों की एक सूची तैयार करने का प्रयास किया है जो उन्हें जन्म देते हैं। नुकसान की सीमा, किस प्रकार और समन को लागू करने की आवश्यकता है, और कहाँ सफलतापूर्वक जोखिम मूल्यांकन, आपदा की कमी की उपायों की अनुपस्थित में बाढ़ या भूकंप नुकसान का आकलन और संभावित नुकसान के अनुमान के साथ समय के साथ दोहराने की घटनाओं के विस्तृत अध्ययन और जांच के माध्यम से आपदा घटना की जांच है। भेद्यता मूल्यांकन जोखिम मूल्यांकन का एक उपसमूह है जो आपदा प्रभाव के विभिन्न क्षेत्रों में समुदायों की भिन्न संवेदनशीलताओं का विश्लेषण करता है। जैसे खतरे की प्रकृति की बढ़ती या घटती डिग्री, जोखिम की सटीक मात्रा हालांकि मुश्किल है। सबसे अच्छा जोखिम का सकल अनुमान संभव है, उदाहरण के लिए मौत की संख्या और खतरे के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या। इस तरह के कच्चे अनुमान अलग-अलग स्थानों पर या इसके घटना की संभावना के लिए खतरे से संभावित क्षति का केवल सीमित विचार देते हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण में किसी विशेष तीव्रता पर हमलों करने वाले किसी विशेष खतरे से जीवन और संपत्ति के नुकसान का आकलन करना शामिल है। उदाहरण के लिए, एक्स लोगों की संख्या में मारे जाने की उम्मीद है, वाई की संपत्ति नष्ट हो जाती है। यह चक्रवात 130 किलोमीटर प्रति घंटे तेज हवाओं के साथ हमला करता है। समय के साथ आपदा की संवेदनशीलता पढ़ाई की जरूरत यह अचानक नहीं होती, बल्कि समुदाय धीरे धीरे आपदा की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार व्यापक रूप से आपदा भेद्यता को तीन मुख्य पहलुओं में, उत्पादों और प्रक्रियाओं दोनों के रूप में समझा जा सकता है। समुदाय के भीतर चल रहे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन प्रक्रियाओं के उत्पाद के रूप में, सामान्य नीचे विकास प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में, तत्काल और दीर्घकालिक आपदा प्रतिक्रिया के उत्पाद के रूप में, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकासात्मक और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को एकीकृत करने ए- और एक गतिशील एकीकृत परिप्रेक्ष्य में आपदाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए एक प्रयास किया जाना चाहिए। नीतिगत रूपरेखा के व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य के साथ भेद्यता के अकादमिक विश्लेषण में वांछनीय निम्न बिंदु शामिल होंगे। एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य का विकास आपदा शमन पर व्यापक ढांचे को विकसित करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक विकास और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को एकीकृत करना, भूमि और भौतिक संसाधनों, सांस्कृतिक निरंतरता और संगतता, आजीविका की स्थिरता, सशक्तिकरण, नैतिकता, भूमिकाओं और स्थानीय शासन की जिम्मेदारी के माध्यम से न्याय संगत भागीदारी पर स्थानीय नियंत्रण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और सामुदायिक सशक्तिकरण पर जोर देना। संवेदनशीलता के कारक। संवेदनशीलता की अवधारणा विपदा के जोखिम और परिणामी तनाव से निपटने के लिए सापेक्ष अक्षमता के साथ जोखिम के उपाय को सम्मिलित करती है। टिमरन ने समाज और सामुदायिक पैमाने पर संवेदनशीलता को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, जिसकी डिग्री एक प्रणाली है या एक प्रणाली का हिस्सा एक खतरनाक घटना के प्रतिकूल प्रतिक्रिया है, सिस्टम स्केल संवेदनशीलता को कम करने के अधिकांश संकेतों को या तो लचीलापन या विश्वसनीयता की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। एंडरसन ने दिखाया कि कैसे मानव संवेदनशीलता की अवधारणा के समय के माध्यम से परिष्कृत किया गया है। और दूसरी ओर विश्वसनीयता उस आवृत्ति को दर्शाती है जिसके साथ विपदाओं के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपकरण विफल हो जाते हैं। यह दृष्टिकोण विकसित क्षेत्रों पर लागू होता है, जहां प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग डिजाइन ने अधिकांश शहरी सेवाओं के लिए उच्च स्तर की विश्वसनीयता प्रदान की है। हालांकि भूकंप, चरम तनाव, सड़क नेटवर्क, विद्युत पावर लाइनों या जल प्रणालियों को आसानी से बाधित कर सकते हैं। स्थिति स्थापना एक तनावपूर्ण अनुभव से स्वस्थ होने की दर एक मानदंड है जो एक विपदा की घटना से आत्मसात करने और पुनर्प्राप्त करने की सामाजिक क्षमता को दर्शाता है। परंपरागत रूप से गरीबी वर्चस्व वाले क्षेत्र में खतरे के खिलाफ लचीलापन मुख्य हथियार रहा है, जहां आपदा को अवसर अक्सर जीवन के सामान्य हिस्से के स्वरूप के रूप में स्वीकार किया जाता है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में 45 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से लोगों की एक बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। यह क्षेत्र वैश्विक स्तर पर अनुभवी आपदाओं में
से लगभग 43% ही प्रभावित हुआ था, लेकिन जीवन के संदर्भ में इन आपदाओं का असर उल्लेखनीय था। 1970 और 2014 के बीच 2 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हुई, जो आपदाओं के कारण दुनिया में कुल मौतों का 56.6% था। अब आगे पढ़ते हैं। जैसा कि सही तरीके से बताया गया, जलवायु परिवर्तन और परिवर्तनशीलता के लिए मानव और प्राकृतिक प्रणालियों की कमजोरता का अध्ययन और जलवायु विपदों में बदलावों के अनुकूल होने की क्षमता का एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है, जो व्यापक रूप से विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। जलवायु विज्ञान, विकास अध्ययन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, भूगोल, नीति विकास अर्थशास्त्र सहित क्षेत्रों की सीमा, लेकिन कुछ क्षेत्रों के लिए शोधकर्ताओं को भेद्यता का आकलन करने और विभिन्न संदर्भों की एक विस्तृत विविधता में अनुकूलन की संभावना। आईपीसीसी 2001 की अनुमति देने के लिए एक सुसंगत लेकिन लचीली विधान में विविध परंपराओं को एक साथ लाने के लिए एक एकीकृत ढांचे की आवश्यकता है। प्राकृतिक और मानव निर्मित कारक दोनों संवेदनशीलता में योगदान देते हैं। कुछ योगदान कारकों पर चर्चा कीजिए। जनसंख्या विस्थापन। जनसंख्या विस्थापन दोनों कारण और आपदा का परिणाम है। गरीबी और आर्थिक असमानता और शहरी प्रवास के लिए ग्रामीणों के बीच सहसंबंध के प्रमाण है। गरीबी के स्तर में शहरी प्रवास के लिए ग्रामीण की संख्या सीमा अधिक है। यह घटना सबसे खराब तीसरी दुनिया के देशों में देखी जा सकती है, जहां गरीब आजीविका विकल्पों की तलाश में गरीब शहरी इलाकों में विस्थापन करते। सामाजिक व्यवस्था मूल रूप से कुलीन तंत्री और ओलिगोपोलिस्टिक बनी हुई है, जहां आय और संपत्ति वितरण में असमानता बनी हुई है। दुर्बल लोकतांत्रिक विकल्पों के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन जैसे कि कानून और आडंबर सफल नहीं है, क्योंकि स्थापित शक्तियों का समाजवादी दर्शन के साथ मिलकर चलना मुश्किल है। परिणाम भ्रष्टाचार और कार्यान्वयन बाधाएं हैं। विशेष रूप से वानिकी कानूनों ने अपेक्षित सफलता क्यों नहीं प्राप्त की, जबकि कृषि नियंत्रण का क्षेत्र धीरे धीरे कम हो गया। अमीर और संसाधन किसानों के हाथों शोषण जारी है। बार बार सूखे ने मौजूदा समस्याओं को बढ़ा दिया है। ऐसी परिस्थितियों का संचयी प्रभाव शहरी मान महानगरीय शहरों में ग्रामीण लोगों का बड़ा पैमाने पर प्रवास रहा है। शहरीकरण। शहरी प्रवास के लिए ग्रामीण ने अप्रबंधनीय शहरीकरण और शहरी भीड़ को जन्म दिया है, जिसने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मानव और भौतिक पूंजी विस्तार को मजबूर कर दिया है। नतीजतन विपदाओं की हानि क्षमता बढ़ गई है। शहरीकरण ने अनौपचारिक बस्तियों, असुरक्षित जीवन की स्थिति, बीमारी, वर्ग संघर्ष और सामाजिक पूंजीगत कमी के विकास में वृद्धि की है, क्योंकि कुछ खंड सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर है। वैश्वीकरण ने रोजगार के संबंध में अनिश्चित शर्तों को बनाकर शहरी गरीबों की कमजोरता को बढ़ाने के कई तरीकों से भी योगदान दिया है। हालांकि स्पष्ट प्रभाव जीवन के बेहतर होने और सभी के लिए बेहतर अवसर प्रतीत होता है। यद्यपि शहरीकरण एक विश्वव्यापी घटना है, लेकिन उपरोक्त वर्णित कारकों की वजह से यह तीसरी दुनिया में अधिक स्पष्ट है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत से इस प्रभाव के चित्रों को प्रमाणित किया गया है। अनंतिम 377 मिलियन यानी कुल जनसंख्या का 31.16 देश के 7,935 शहरों और कस्बों में रहता है। पिछली जनगणना के बाद से शहरों और कस्बों की संख्या में 2,774 की वृद्धि हुई है। भारत की पहली जनगणना के अनुरूप आंकड़े 1901 की जनगणना से संकेत मिलता है कि कुल आबादी का 10वां हिस्सा 1817 शहरों और कस्बों में रहता है। इस प्रकार पहली जनगणना सेंसस 2011 के बाद शहरों और कस्बों में रहने वाली कुल आबादी की संख्या का अनुपात में भारी वृद्धि दिखाई देती है। दूसरी ओर जनसंख्या विस्थापन भी आपदाओं का एक परिणाम है। आपदाओं की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों से आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, जो लोगों के लिए आजीविका के स्थायी नुकसान के लिए अस्थायी होता है। छोटे पैमाने पर उद्योग और सूक्ष्म उद्यम विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। खतरनाक प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आपदाओं के लिए बीमा प्रदान करने पर बहुत अधिक काम नहीं किया गया। यद्यपि कुछ पहल की गई हैं, लेकिन सभी आपदाओं को अभी तक सही तरीके से कवर नहीं किया गया है। और संसाधन आंदोलनों भी, जैसे धर 2002 से बहुत दूर है। पुनर्वास विकल्पों का भी सावधानी से आकलन किया जाना चाहिए, ताकि नतीजे इच्छित
परिणाम के विपरीत ना हो जो इस कार्य के उद्देश्य को अस्वीकार करता है। अप्रत्याशित परिणाम संवेदनशीलता के विभिन्न के रूप में उत्पन्न किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए स्थानांतरण के कारण प्रेरित किया जा सकता है। शहरी वाणिज्यिक केंद्रों से बढ़ी दूरी की वजह से छोटे व्यवसायियों के लिए आजीविका का नुकसान होता है। प्रवास में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव भी है। इसके अलावा उसे बड़े पैमाने पर प्रवास में जनसंख्या के भौतिक विस्थापन के अलावा समुदायों को विदेशी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए पेश किया जाता है जो समुदाय की सांस्कृतिक एकरूपता को अशांत करते हैं। चरम स्थितियों में वे नागरिक संघर्ष कर सकते हैं। विभिन्न भवन प्रथाओं और निर्माण प्रौद्योगिकी को पेश किया जा सकता है जो उस विशेष क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा 1971 के युद्ध के बाद भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों के प्रवाह की तरह इस क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक मैट्रिक्स को परेशान करने वाली शरणार्थियों के प्रवाह के कारण प्रशासनिक और राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अब बात करते हैं हम जेंडर की। जेंडर आधारित संवेदनशीलता समय के साथ एक संवर्धन है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण का कारण बनती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जेंडर असमानता के परिणाम स्वरूप आपातकालीन संचार में पुरुषों और महिलाओं के बीच विशाल अंतर होता है। राहत संपत्तियों के उपयोग के बारे में घरेलू निर्णय, स्वैच्छिक राहत और वसूली का काम है। निकासी, आश्रय और राहत वस्तुओं तक पहुंचाए और आपदा योजना, राहत और वसूली कार्यक्रम में रोजगार, आपदा राहत में चिंता के अन्य क्षेत्रों में से हैं। आपदा शमन के साथ साथ प्रतिक्रिया नीति, विशेष रूप से राहत संसाधनों पर नियंत्रण के संबंध में निर्णय लेने में इस घटक को अधिक न्यायसंगत बनाने और पूरी तरह से अधिक प्रभावी बनाने के लिए बनना पड़ता है। आर्थिक कारक, गरीबी, आपदाओं और पर्यावरणीय गिरावट के बीच निकट संबंध का प्रमाण पाया जाता है। विकसित दुनिया की तुलना में तीसरे विश्व के देशों के विकास में लोगों की सापेक्ष संवेदनशीलता अपेक्षाकृत अधिक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार हालांकि कम से कम विकसित देश विपदा के लिए कम शारीरिक जोखिम दिखाते हैं, 11% वे अधिक संख्या में मारे गए, 53% आहत हुए हैं। दूसरी तरफ सबसे विकसित देश खतरे के लिए अधिक 15% शारीरिक जोखिम का प्रतिनिधित्व करते हैं और काफी कम 2.8% पीड़ित हैं। अनुमान लगाया गया है कि आपदा का परिमाण सीधे विकास के स्तर से संबंधित है जो कि विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक नुकसान के लिए तीसरी दुनिया के तत्व को मुख्य कारण बताती है। यह अंतर 1960 से 82 से आपदा घटनाओं और घातकताओं की एक सूची द्वारा दिखाया गया है। जापान में 43 भूकंप, अन्य आपदाओं का सामना करना पड़ा, 2700 लोगों की मृत्यु, जिसका मतलब प्रति आपदा 63 मौतें थी। पेरू में 51,000 लोग मारे गए, 31 आपदाओं का सामना करना पड़ा। 1971 के भूकंप की घटना में एक विशाल जनसंख्या खोई। अब आप अगर देखना चाहो अ, तो आगे है। व्यवस्था उन गरीबों के खिलाफ काम करती है जिनके पास बाजार और संसाधित करने के कम अवसर हैं, जिसका वे उत्पादन करते हैं और औद्योगिक देशों से आयातित वस्तुओं के आयात पर निर्भर हैं, जो अक्सर अस्थिर होते हैं। गरीब क्षेत्रों में उनके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों को संसाधित करने और विपणन करने का थोड़ा मौका होता है और वे विनिर्मित वस्तुओं के औद्योगिक देशों से आयात पर निर्भर होते हैं, जो अक्सर अत्यधिक मूल्य या सहायता पैकेज से बंधे होते हैं। छोटे पैमाने पर किसान के लिए प्रगतिशील कठिनाई जो विदेशी ऋण बोझ के साथ मिलती है, जो सामान्य वार्षिक निर्यात आय से कई गुना हो सकती है। दीर्घकालिक विकास से संसाधनों को दूर ले जाती है, जिसे स्वस्थ व्यक्ति से बीमार व्यक्ति के शरीर में रक्त संचरण के रूप में समझा जाता है। जब प्राकृतिक आपदा स्थानीय उत्पादों को नष्ट कर देती है और निवेश के लिए प्रोत्साहन का काम करती है, तो यह चक्र और बढ़ जाता है। सूखे जैसी प्रमुख आपदाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को बाधित करती हैं और नष्ट कर देती हैं और पड़ोसी क्षेत्रों में संसाधनों की कमी लाती है। परिणाम स्वरूप असंख्य अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी उत्पन्न होते हैं और इस हद तक सहायता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं कि पर्यावरण के विपदा परिणाम वास्तव में वैश्विक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की रिपोर्ट मृत्यु दर के आधार पर मौसम, जलवायु और
चरम घटनाओं से आर्थिक नुकसान का उल्लेख किया गया। 1970 से 2012 के दौरान एशिया में 2682 चरम घटनाएं, जिसके परिणामस्वरूप 0.92 मिलियन मौतें और यूएस प्लस 798 बिलियन आर्थिक नुकसान। समझ सकते हो, एक यूएस डॉलर में 798.8 बिलियन आर्थिक नुकसान हुआ। ये डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट 2015 की। उपरोक्त आरेख से भी पता चलता है कि वर्ष 2016 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली आर्थिक क्षति वर्ष 2015 से बढ़ती, जिसके विपरीत 5 साल की अवधि में औसत विश्लेषण 2012 से 16 औसत में कमी देखी गई है। अब भौगोलिक कारण। ग्लोबल वार्मिंग ने विकासशील देशों में कृषि को बाधित करने की चुनौती दी है। हालांकि विकसित दुनिया में अधिकांश ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग ने विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों की कमजोरता में वृद्धि की है, खासतौर से छोटे द्वीप विकास राज्यों एसआईडीएस में समुद्री स्तर की वृद्धि इन क्षेत्रों की नाजुक पर्यावरण प्रणाली को धमकी देगी, जिससे सुनामी, चक्रवात, बाढ़ और तूफान जैसे प्राकृतिक विपदों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाएगी। तटीय क्षेत्रों, आर्द्रभूमि और मूंगा चट्टानों को नुकसान पहुंचाने की संभावना है, जो चक्रवात जैसे विपदा के खिलाफ प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से इन क्षेत्रों की आबादी के दबाव और बढ़ती आकर्षकता के चलते पिछले कुछ सालों में इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास की बढ़ती रफ्तार की वजह से आपदाओं की परिमाण भी अधिक होने की संभावना है। अब आगे आपसे कुछ सवाल। संवेदनशीलता को परिभाषित कीजिए। संवेदनशीलता के कौन-कौन से प्रकार हैं और संवेदनशीलता के विभिन्न कारकों की चर्चा करें। और निष्कर्ष के रूप में अगर देखें, तो आपदा प्रतिक्रिया से जोखिम न्यूनीकरण की ओर बदलते रुझान ने आपदा प्रबंधन के कई खोजपूर्ण शोध क्षेत्रों में को नई दिशा दी है। संवेदनशीलता अवलोकन आपदा प्रबंधन तैयारी को पहले से ही भांप लेता है। वह लोगों और सरकारी संस्थानों की आपदा प्रबंधन में मदद करता है। रोकथाम, तैयारी, न्यूनीकरण व अनुक्रिया के लिए आपदा प्रबंधन पहली प्रशासनिक कार्यविधि है। पिछले दशक में आपदा प्रबंधन का केंद्रबिंदु आपदा अनुक्रिया से हटकर आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण की ओर हो गया है। फिर से समझो तो, आपदा प्रबंधन पहली प्रशासनिक कार्यविधि है। पिछले दशक में आपदा प्रबंधन का केंद्र बिंदु आपदा अनुक्रिया से हटकर आपदा रोकथाम और न्यूनीकरण की ओर गया है। आपदा अनुक्रिया जान माल के नुकसान को नहीं रोक सकती। नीति निर्माण को शामिल करने में ध्यान है। इस इकाई में हमने विपदा जोखिम व संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित किया है। अब शब्दावली पर अगर विचार करिए, तो बायोलॉजिकल हाजार्ड मतलब जैविक विपदाएं, कार्बन उत्पत्ति की प्रक्रियाएं या जीवन में सूक्ष्म जीवों, विषाक्त पदार्थों, जैव पदार्थों के संपर्क में जैविक वेक्टरों द्वारा व्यक्त की गई जो जीवन या चोट, संपत्ति क्षति, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरणीय गिरावट का नुकसान कर सकती है। जैविक विपदा के उदाहरण महामारी, रोग, पौधे या पशु संक्रमण, कीट पीड़ितों और व्यापक उत्पीड़न के प्रकोप है। समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान है, जिससे व्यापक एक डिजास्टर की बात, समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान है जिससे व्यापक मानव भौतिक या पर्यावरणीय नुकसान होता है, जो प्रभावित लोगों की क्षमता को अपने संसाधनों का उपयोग करने से निपटने की क्षमता से अधिक है। आपदाएं प्राकृतिक मानव निर्मित। अब भूगर्भ वैज्ञानिक विविधताएं। भूवैज्ञानिक विविधताओं में आंतरिक पृथ्वी प्रक्रियाओं या टेक्टोनिक उत्पत्ति जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधि और उत्सर्जन के साथ साथ बाहरी प्रक्रियाओं जैसे व्यापक गतिविधियां। इसमें क्या क्या, भूस्खलन, चट्टानों चट्टानों या अवशेष, छत सतह के पतन, विशाल मिट्टी और मलबे या मिट्टी के प्रवाह में शामिल भूगर्भीय खतरे एकल, क्रमिक या उनके मूल और प्रभाव में संयुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बाढ़, मलबे और मिट्टी बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तूफान की बढ़त, गरज, गड़गड़ाहट, बारिश, हवा तूफान, बर्फबारी, अन्य गंभीर तूफान में सूखा, मरुस्थलीकरण, जंगली भूमि आग, तापमान चरम सीमा, रेत या धूल, तूफान में स्थायी तुषार भूमि और बर्फ या हिमस्खलन। अब विपदा हाजार्ड खतरे की एक सटीक परिभाषा मुश्किल है। आपदा न्यूनीकरण के अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ने संभावित रूप से हानिकारक शारीरिक घटना या घटना
या मानव गतिविधि के रूप में विपदा को परिभाषित किया है, जो जीवन या चोट, संपत्ति, क्षति, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरणीय गिरावट का नुकसान हो सकता है। विपदा में प्राकृतिक और मानव दोनों घटक हैं। अब हाइड्रो मौसम संबंधी विपदाएं या फिर मीटिरोलॉजिक हाजार्ड, ये खतरे वायुमंडलीय जल विद्युत या समुद्री विज्ञान प्रकृति के हैं। हाइड्रो मौसम संबंधी विपदों में शामिल है बाढ़, मलबे और मिट्टी बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तूफान की बढ़त, गरज, गड़गड़ाहट, बारिश और हवा तूफान, बर्फबारी और अन्य गंभीर तूफान में सूखा, मरुस्थलीय, जंगली भूमि, आग, तापमान चरम सीमा, रेत या धूल तूफान में स्थायी तुषार भूमि और बर्फ या बर्फ स्खलन। हाइड्रो मौसम संबंधी खतरे एकल, क्रमिक या उनके मूल और प्रभाव में संयुक्त हो सकते हैं। अब जोखिम, तो जोखिम को हानि एक सेकेंड जोखिम को हानि की संभावना या संभावना के रूप में समझाया गया। उदाहरण के लिए जोखिम स्वैच्छिक हो सकता है। उदाहरण के लिए मुक्केबाजी या बैल लड़ाई का एक खेल। और या अनैच्छिक जो अप्रत्याशित और तैयार नहीं। यह शब्द सामान्य उपयोग के साथ साथ तकनीकी उपयोग में नियोजित होता है, जिससे यह संभावित क्षति या विशेष घटना की खतरे को दर्शाता है। आप चाहो तो इसको एक रेफरेंस के रूप में इस किताब को डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क भी टोटल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट गुड प्रैक्टिस से कर सकते हो, या फिर एंडरसन JW 1968 कल्चर एडाप्टेशन टू थ्रेटन डिजास्टर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हो, या फिर जो भी आपको एक रेफरेंस में बुक लेनी है। तो ये अब आपके उत्तरों में क्या शामिल होना चाहिए इसकी बातें जरा कर लेते हैं। तो खतरे एक संभावित या गुप्त निष्क्रिय कारण है, जो तब सक्रिय होता है जब कारकों प्राकृतिक या मानव निर्मित या दोनों का सही कॉन्फ़िगरेशन स्वयं उपस्थित होती है। आपदा अचानक आपदाजनक घटना है जो बड़ी क्षति, हानि या विनाश लाती है। आपदा तब होती है जब एक समुदाय खतरे से प्रभावित होता है और आपदा के प्रभाव के खतरे के लिए समुदाय की भेद्यता की सीमा तक निर्धारित किया जाता है। और क्या आपके उत्तर में शामिल होना चाहिए? प्राकृतिक या मानव प्रेरित विपदा और कमजोर परिस्थितियों के मेल अंतःक्रिया से होने वाली हानिकारक परिणामों की संभावना है, या अपेक्षित नुकसान, मृत्यु, चोट, संपत्ति, आजीविका, आर्थिक गतिविधि में बाधा या पर्यावरण क्षतिग्रस्त है। अब जोखिम को आप जोखिम बराबर खतरे गुणे या फिर संवेदनशीलता गुणे भेदता। यह खतरे जोखिम और भेदता की एक प्रकार के रूप में है। तो अब इकाई 3 में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं।